हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का एग्जाम हुआ था जनवरी में 2025 में, और अब हम इसको करेंगे डिटेल में एनालिसिस, क्वेश्चन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, दैट मींस यूनिट वाइज, किस यूनिट में कितने क्वेश्चंस आए थे। और हर बार हम लोग एनालिसिस करते हैं 100 क्वेश्चंस को, तो इस बार भी हम लोग 100 क्वेश्चंस को करेंगे पार्ट में। हाँ जी, 8 है पार्ट 1। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 11 क्वेश्चंस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से होने वाले हैं। अब जो डिटेल्ड सेशन रहते हैं इसमें टाइम तो लगेगा ही, तो श्योर है कि आने वाले कुछ मिनटों में आधा घंटा भी हो सकता है, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा भी हो सकता है। आने वाले इस टाइम में आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। माइक्रो इकोनॉमी से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। और आप ये भी अनुमान लगा सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट था, इजी था या मॉडरेट था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अदर्स भी। अब देखो, ये पूरा सिनेरियो है, पूरा जब हमने पेपर को एनालिसिस किया है, हर बार करते हैं एनालिसिस। 2020 के बाद आपको वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी, एक बार आप विजिट कर सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको एक साथ मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। आइए देखते हैं। सो ये क्वेश्चंस टैली करने पे हमें ये पता लगा, सबसे जो मैक्सिमम वेटेज इस बार आया है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। हाँ जी, 17 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सीधा चले जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में भी। तो मतलब कुल मिला के, हाँ जी, कितने क्वेश्चंस टोटल क्वेश्चंस रहे हैं? हंड्रेड्स। और 100 में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आपको या डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपने जेआरएफ लेना है ना, तो इस टाइप की आपको फ्रेमिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम का लेवल अब मान के चलो मॉडरेट टू हाई रहने वाला है। ये माइंड में बिठा के चलो, ठीक है। अब इजी पैटर्न रहेगा, उस टाइप से हम सोचेंगे तो लेवल हमारा लो ही रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 11 क्वेश्चन जो है इनको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश में भी है। ठीक है, कोशिश करते हैं जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले करने की। चलिए, पहले एक क्वेश्चन है और आई होप कि जिसने भी एग्जाम अटेम्प्ट किया था ये क्वेश्चन उनका सही हुआ होगा। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? चूज द फीचर ऑफ विच डज नॉट फिट द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या फिर एकाधिकार प्रतियोगिता जो है, उसका एक सुटेबल करेक्टरिस्टिक्स या फिर अजम्पशन नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिलेंगे, आपको पार्शियल कंट्रोल मिलेगा प्राइजेस के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता, मैनी सेलर्स, मैनी बायर्स होंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। चलिए, सो फर्म्स हैव ए लिटिल कंट्रोल। देखो, पार्शियल कंट्रोल होता है, लिटिल कंट्रोल होता है फर्म्स का प्राइजेस के ऊपर। ना तो फर्म्स प्राइस को डायरेक्टली, ना तो उस पर कुछ कंट्रोल है, ना प्राइस को ज्यादा बढ़ा सकती है ना कम कर सकती है, बट हाँ, कुछ कंट्रोल तो है। ठीक है, दो ब्रांड है, बबूल भी है, कॉलगेट भी है। ये दोनों आपस में कॉम्पीट करते हैं। ठीक है, इनमें क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, बस थोड़ा सा प्राइस का भी वेरिएशन होता है, ज्यादा नहीं। ठीक, नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो परफेक्ट मोबिलिटी है, ये परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, परफेक्टली मोबाइल होते हैं। मोबाइल होता है गतिशील, एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में, तीसरे इंडस्ट्री में आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने की वजह से यहाँ परफेक्ट मोबिलिटी आपको नहीं मिलता। परफेक्ट मोबिलिटी परफेक्ट कंपटीशन में ही इसलिए होता है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस गुड्स होते हैं। हाँ जी, कौन से गुड्स? सेम सेम। अगर एक मार्केट में सोप बन रहा है, साबुन, तो दूसरे में भी साबुन ही बन रहा है। या फिर एक अगर सेलर सोप बेच रहा है तो दूसरा भी सोप बेच रहा है। अब अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल इसलिए है क्योंकि जो फैक्टर, जो लेबर है, वो अगर एक इंडस्ट्री में काम करेगा तो डेफिनेटली दूसरे में भी कर पाएगा। व्हाट इट मीन्स कि दूसरे में भी तो उसको सोप ही बनाना है ना, साबुन ही बनाना है, क्योंकि सब मार्केट में तो वही बिक रहा है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट मोबिलिटी होता है फैक्टर का, बट यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें सही मिल गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है इसमें, और फैक्टर प्राइजेस एंड टेक्नोलॉजी आर गिवन। ठीक, ये भी सही है, बट हमें जो ये करेक्ट नहीं है, तो आंसर जो सही निकला हमारा वो है सेकंड। ठीक, चलिए, अब इसके साथ साथ और भी जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो भी देख लो। हालांकि ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन की श्रेणी में है। लार्ज नंबर बायर्स एंड सेलर्स हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, ठीक है, क्वालिटी, इन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हाँ जी, शॉर्ट वीडियो नहीं है ये, थोड़ा सा लेंदी है, तो बिल्कुल टाइम लग सकता है। ठीक है, तो एक एक चीज अच्छे से एनालिसिस करके सीखेंगे जरूर। नेक्स्ट, पार्शियल कंट्रोल है, फुल कंट्रोल नहीं होता, थोड़ा बहुत कंट्रोल फर्म्स प्राइस पे है। ठीक है, फर्म का। नॉन प्राइस कंपटीशन है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है कि आप प्राइस से कॉम्पीट नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक प्रोडक्ट आपको 10 का मिल रहा है,
दूसरा प्रोडक्ट भी आपको 10 रुपीज का ही मिल रहा है, बट हाँ, आप प्राइस से कॉम्पीट नहीं करोगे। अगर ये फर्म्स अगर 11 प्राइस कर देगा तो बायर इसके पास शिफ्ट कर जाएगी, तो इसकी सेल बढ़ जाएगी। इसलिए प्राइस से कॉम्पीट नहीं करना, कॉम्पीट करना है ऑफर्स देके, है ना। इसमें ऑफर दे दो 20% एक्स्ट्रा, तो लोग इसके पास जाएंगे। 10 रुपीज में ही 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ए जो बायर वन है और दैट इज सेलर वन है, उसके पास जाएंगे बायर्स। ठीक, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट भी होती है इसमें। अब इसमें सेलिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट आफ्टर प्रोडक्शन। आफ्टर प्रोडक्शन मतलब एडवर्टीजमेंट के ऊपर कॉस्ट। अभी देख रहे हो आप, ठीक है, दो प्रोडक्ट हम लोग बबूल और कॉलगेट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, दोनों ही टूथपेस्ट हैं, दोनों ही सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा करते हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट पे, मार्केटिंग पे खर्चा करते हैं। बल्कि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक फर्म साबुन बना रही है, दूसरे भी साबुन, सेम सेम क्वालिटी, सेम पैकेजिंग, सब कुछ सेम है। बल्कि परफेक्ट कंपटीशन अब रिलाई या फिर एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट, फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। मार्केट में आपके पास कभी भी एग्जिट कर सकते हो और कभी भी एंट्री भी कर सकते हो। माना जाता है जब मार्केट में प्रॉफिट्स होते हैं तो एंट्री, और मार्केट में लॉसेस हो रहे हैं तो एग्जिट। नेक्स्ट, लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। जैसे ये परफेक्ट मोबिलिटी दिया था ना, परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती, लिमिटेड मोबिलिटी होती है। मतलब एक लेबर एक फर्म से दूसरे फर्म से मूव कर तो सकता है, लेकिन उतना फ्रीक्वेंट नहीं करेगा जितना परफेक्ट कंपटीशन में करेगा, क्योंकि उस चीज को उसको सीखना सीखना पड़ेगा ना, टेक्नोलॉजी कि दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, या फिर क्या पैकेजिंग, कलर, साइज, सब अलग अलग है। नेक्स्ट, इम्परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होती है, और क्योंकि बायर्स को पता है, ठीक है, सेलर क्या बेच रहा है, और सेलर को भी पता है कि बायर क्या लेने आ रहा है, क्योंकि होमोजेनियस सेम सेम तो गुड्स हैं। चलिए, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहे हैं? द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इन मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस इज। कह रहा है कि जो कंज्यूमर सरप्लस है ना, ये मार्शल के यूटिलिटी एनालिसिस में किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस को समझो। कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली होता ही ये है कि ये एक डिफरेंस होता है, व्हाट इज कंज्यूमर विलिंग टू पे। सपोज करो एक कंज्यूमर है, वो विलिंग टू पे, इच्छा उसकी, जब घर से गया ना मार्केट में, उसकी इच्छा है कि मैं इस प्रोडक्ट के लिए 10 रुपए दूंगा, ठीक। उसकी विलिंग टू पे कितनी है? 10 रुपीज। बट वही प्रोडक्ट उसको कितने में मिल जाता है? सपोज करो 5 रुपीज में मिल गया, वही प्रोडक्ट 5 रुपीज में मिल गया, तो ये 5 रुपए का क्या हो गया उसको? फायदा। तो ये वाला जो पोर्शन माना जाता है दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट इज विलिंग टू पे एंड व्हाट इज एक्चुअल फ्री, इसके बीच का डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस। अब ये कंज्यूमर सरप्लस जो है, ठीक, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कह रहा है, और ये सपोज करो डिमांड कर्व है, एवरेज रिवेन्यू कर्व भी हम इसको बोलते हैं। तो अब इसमें मान लीजिए कंज्यूमर के पास 5 रुपए की कंज्यूमर सरप्लस, मतलब सेविंग है या फिर बचत है उसकी। अब कह रहे हैं कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले जो रॉन्ग आंसर है उसको एलिमिनेट करते हैं। देखो, लॉ प्रपोर्शंस, जो लॉ प्रपोर्शन है, ये लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन है, ये प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, ये प्रोडक्शन की स्टडी करता है, ना कि कंज्यूमर सरप्लस की। तो एक तो हट गया। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ डिमांड, जो हट जाएगा। अब लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, इन दोनों के बीच का रिलेशन पता करता है, बल्कि कंज्यूमर सरप्लस की बात बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल है या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल है। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल कहता है कि चाहे आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करो, चाहे आप 10th यूनिट कंज्यूम करो, आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा। ठीक है, सपोज करो यूटिलिटी फर्स्ट कंज्यूम की आपने कोई कमोडिटी, 5 की यूटिलिटी मिली, तो 10th यूनिट से भी 5 की ही मिलेगी। ठीक, 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक कंज्यूम कर रहे हो, 1 रुपए आपको 5 का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, 5 यूटिल्स का। और जो 10th रुपीज स्पेंड कर रहे हो, वो भी 5 रुपीज का ही सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ये है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल क्या कहता है? जैसे जैसे आप कंज्यूम करते ही जाओगे सक्सेसिव यूनिट्स, आपकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला लॉ कैसे सुटेबल है। होता ही है कि जब हायर प्राइजेस पे, फर्स्ट फर्स्ट में क्या होता है, जब कोई कंज्यूमर कोई इनटेक करता है या फिर प्रोडक्ट कंजप्शन करता है हायर प्राइजेस पे, तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है फर्स्ट यूनिट्स पे। फिर कंजिक्यूटिवली क्या होता है, साथ साथ उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है। ठीक, अब आगे प्राइजेस कम होने के बावजूद भी वो कंजप्शन तो कर रहा है, बट जो उसको यूटिलिटी मिल रही है
जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो डिमिनिश होती जाती है। तो जो लॉ ऑफ जो आपका ये कंज्यूमर सरप्लस है ये सुटेबल बैठता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। आगे देखिए कैसे। तो राइट आंसर जो है थर्ड है। अब इसमें और भी देख लो कैसे। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल कह रहा है कि आपको अगर आप फर्स्ट यूनिट इनटेक करते हो तो यहाँ पे सपोज करो 8 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो लास्ट में भी 8 का ही मिलेगा। यह है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। ठीक। बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल कहता है जैसे जैसे आप लोग सक्सेसिव यूनिट इंक्रीज करते जाते हो किसी कमोडिटी का तो आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी देखो कम होती जा रही है। ठीक है। इट कैन बी जीरो एंड इट कैन बी इन नेगेटिव, नेगेटिव में भी जा सकता है। ठीक। अब जो आपको लॉ दिखेगा वो आपका इसके ऊपर बेस्ड है कंज्यूमर सरप्लस का, क्योंकि फर्स्ट यूनिट्स के लिए आप ज्यादा पे कर रहे हो। ठीक है। आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। फिर उसके बाद लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी, क्योंकि उसको हम बोलते हैं मोनोटोनस प्रेफरेंस, बार बार आप वही चीज परचेज कर रहे हो। ठीक है। जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होता जाता है। ठीक। तो सुटेबल है ये वाला कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से, मार्शल का। ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए क्यों है ये भी आंसर है। ठीक है। पीडीएफ बाद में लेंगे लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स में नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड आउट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ सिटोविस्की डबल क्राइटेरियन। अब आपने वेलफेयर अप्रोच पढ़ा होगा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में काल्डोर सिटोविस्की पैराडॉक्स पढ़ा होगा, है ना। बस वही कॉन्सेप्ट है। काल्डोर हिक्स पैराडॉक्स भी पढ़ा होगा, बस ये वही कॉन्सेप्ट है। ये कह रहा है कि सिटोविस्की का जो डबल क्राइटेरियन है वो किन दो टेस्ट की बात करता है। ठीक है। अब जो राइट आंसर है सीधा उसी पे चलते हैं, जो इनडायरेक्ट है उसको छोड़ दे, या इनकरेक्ट है उसको छोड़ देते हैं। राइट आंसर है इट रिक्वायर्स फुलफिलमेंट ऑफ काल्डोर हिक्स टेस्ट एंड रिवर्सल टेस्ट। ये दोनों को ही फुलफिल करता है या फिर ये दोनों को ही सेटिस्फाई करता है। आगे देखो कैसे। काल्डोर हिक्स और रिवर्सल टेस्ट, इन दोनों को एक बार एनालिसिस करते हैं इसके मीनिंग के साथ। देखो काल्डोर और हिक्स क्या कहता है। अब इनका एक मानना है कि वेलफेयर ऐसा हो कि मान लो एक अलोकेशन हुआ, एक गवर्नमेंट एक स्कीम बनाई और उस स्कीम से एक को फायदा हुआ और एक को नुकसान हुआ। तो जिसको फायदा हुआ है, ठीक है, वो कंपेंसेट करेगा जिसको नुकसान हुआ है। ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं काल्डोर और हिक्स का एक कॉन्सेप्ट एग्जांपल समझते हैं। मान लो गवर्नमेंट ने एक स्कीम्स अपनाई, गवर्नमेंट ने एक स्कीम्स लेके आई गवर्नमेंट। उस स्कीम का जो एक कंज्यूमर है और बी कंज्यूमर है, ए को उसका 200 का फायदा हुआ और उसी स्कीम से, ठीक है, बी का नुकसान हो गया 50 का। तो ए का गेन बी का लॉस। तो सोशल वेलफेयर तो हुआ नहीं, एक का नुकसान हो गया। सोशल वेलफेयर तब है जब सभी का फायदा हो। तो काल्डोर हिक्स कॉन्सेप्ट कहता है द गेनर्स विल कंपनसेट द लूजर्स। गेनर्स क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। अब ये कंपनसेट करेगा, मान लीजिए 100 रुपीज इसको दे देगा, ठीक है, कंपनसेट करेगा एंड स्टिल इन बेटर पोजिशन। इसने 100 रुपीज इसको कंपनसेट कर दिया। अब इसकी जो वैल्यू होगी प्लस में होगी 50। ठीक है। अगेन गेनर्स के पास कितना रह गया? गेनर के पास अब 100 रह गया। स्टिल जो गेनर्स है वो बेटर पोजिशन में है, क्योंकि उसके पास 100 रुपीज है और इसके पास 50 रुपीज है। तो ये है काल्डोर हिक्स क्राइटेरियन, काल्डोर हिक्स टेस्ट। दोबारा समझ लेते हैं। अगर कोई स्कीम्स या फिर अलोकेशन हुआ बजट का, या फिर अलोकेशन हुआ रुपीज का, या फिर एक स्कीम ऐसी बनाई, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, तो जिसको गेन हुआ है वो कंपनसेट करेगा लूजर्स को एंड स्टिल इन अ बेटर पोजीशन। कंपनसेट किया उसने, 100 रुपए दिया, बट इसके बाद अभी भी 50 है और इसके बाद अभी भी 100 है, इन बेटर पोजीशन है। नेक्स्ट है आपका रिवर्सल टेस्ट। रिवर्सल टेस्ट होती है, मान लीजिए ये गवर्नमेंट स्कीम्स अपनाई थी, अब ये रिवर्स होगी। ठीक। पहले जैसी सिचुएशन होगी। तो पहले जैसी जो सिचुएशन थी वो दोनों के लिए ही, ठीक है, बेटर होनी चाहिए, मतलब जिसमें दोनों का ही फायदा हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। रिवर्सल मतलब अगर गवर्नमेंट ने वो रिवर्स कर दी या फिर अलोकेशन रिवर्स हो गया तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो राइट आंसर इसमें है 4। अब समझते हैं इसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से भी। काल्डोर हिक्स जो हमने पहले बोला है, दिस टेस्ट सेज दैट अलोकेशन कैन बी कंसिडर एन इंप्रूवमेंट। अलोकेशन इंप्रूवमेंट तब कहलाएगा जब विनर्स फ्रॉम द पॉलिसी चेंज कुड कंपनसेट लूजर्स। हाँ जी, विनर्स जो है कंपनसेट करेगा लूजर को, स्टिल बेटर ऑफ, और फिर भी वो बेटर पोजीशन में रहेगा जो विनर है ना।
कंपनसेट भी किया और बेटर पोजीशन में भी है। रिवर्सल टेस्ट हमें ये बताता है कि अगर पॉलिसी चेंज स्टिल डिजायरेबल, पॉलिसी चेंज अगर हम लोग यहाँ पे रिवर्ट कर दिया जाए उसको, अगर पॉलिसी को फिर से चेंज कर दिया जाए या पहले जैसी बनाई जाए, तो वो दोनों के लिए ही फेवरेबल हो या डिजायरेबल हो। ठीक, सो दैट मीन्स रिवर्सल टेस्ट चेक्स इफ द ओरिजिनल सिचुएशन इज प्रेफर्ड बाय द बोथ गेनर्स एंड द लूजर्स, देन चेंज इज रिवर्स। ठीक है, जब पॉलिसी पूरी रिमूव होगी या फिर पिछले जैसी बन गई, तो उसमें दोनों को ही, दोनों की फेवर में होनी चाहिए या फिर दोनों को ही डिजायरेबल होनी चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना हो। रिवर्सल टेस्ट, रिवर्स, ठीक है, वापस कर दिया उस पॉलिसी को। चलिए, तो ये दोनों ही फुलफिल करती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर बनते हैं, मैच 1 मैच 2। ठीक है, इनमें मेहनत कम करनी है, यही आपका जेआरएफ तक पहुंचाएंगे आपको। चलिए, नंबर 1, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मॉडल, ये तो इजी है ना, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो इसका हो गया 3। नेक्स्ट, बार्टेंड मॉडल। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, डिओपोली के 4-5 मॉडल हैं, उनको अच्छे से कर लीजिए, नोट्स में अपने लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आते ही है हमेशा। तो बार्टेंड, ठीक है, ये सब डिओपोली मॉडल्स हैं और सब नैश इक्विलिब्रियम है, एक का डिसीजन दूसरे के डिसीजन पे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, यूनिलेटरली कोई पॉलिसी नहीं बना सकता या फिर कोई डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए बार्टेंड में क्या है, प्राइस एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसको अदर फर्म्स के प्राइस से हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। हम अपना प्राइस तो चेंज कर रहे हैं लेकिन दूसरे का भी प्राइस देखना पड़ता है। तो इसमें बार्टेंड मॉडल में हमेशा क्या रहता है, प्राइस। ठीक है, जो कॉम्पीट कर रहे हैं वो प्राइस से कर रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे स्टैकलबर्ग, तो स्टैकलबर्ग ये कुर्नो के मॉडल पे बेस्ड है, इसमें आउटपुट, ठीक है, एक आउटपुट से कॉम्पीट करते हैं। तो इसमें देख, बार्टेंड मॉडल, the producers first set the price of the product and then produce the output demand, पहले वो क्या करेगा, प्राइस सेट करेगा। तो ये हो गया फर्स्ट। स्टेकलबर्ग मॉडल, अब स्टेकलबर्ग मॉडल आउटपुट को ही, ठीक है, मेन डिटरमाइन करता है, फर्स्ट आउटपुट को, फिर अदर फर्म्स को चेक करता है कि अदर फर्म्स का आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे आउटपुट तो नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, इंटरडिपेंडेंस। स्टेकलबर्ग का मॉडल इंटरडिपेंडेंस, दो फर्म्स के इंटरडिपेंड है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बट ये आउटपुट को ही, ठीक है, मेन इनका टूल क्या है, आउटपुट। जैसे, क्योंकि ये स्टेकलबर्ग मॉडल, ये क्वेश्चन भी बन चुका है, ठीक है, ये अपडेटेड वर्जन किसका है, ये कुर्नो के मॉडल का है, कुर्नो के मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, सो इट इज सेकंड। नेक्स्ट, ओलिगोपोली मॉडल। ओलिगोपोली मॉडल वेयर देयर आर फ्यू लार्ज नंबर ऑफ या फ्यू लार्ज कंपनीज। फ्यू मतलब कंपनी हो सकती है 2 से 14 के तक, कई बुक्स में मिलेगा 2 से 10 तक। एक कंपनी है या एक फर्म है तो मोनोपोली हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यू बिग फर्म्स भी बोल सकते हो, कुछ ही फर्म्स हैं जो बड़ी हैं, जैसे ना अभी ऑटोमोबाइल्स है, कारें आपको कुछ ही मिलेंगी, कार ब्रांड्स, लेकिन बड़ी कंपनी, एयरलाइंस, एयरलाइंस की कंपनी कुछ ही मिलेंगी, बट बिग फर्म्स, बड़ी फर्म्स है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस भी रहती है ये। नेक्स्ट, डी ओलिगोपोली, दैट इज फ्यू कॉम्पिटिटिव फर्म्स इन द मार्केट। तो ये हो गया 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया राइट। चलिए, एक एक करके सिर्फ वही चीजें जो हमने एक्सप्लेन की हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके। चलिए, बार्टेंड मॉडल्स जो हमने बोला था, प्राइस, ठीक है, प्राइस से कॉम्पीट करते हैं। एंड स्टेकलबर्ग मॉडल्स, डेट, आउटपुट, और मेन है इंटरडिपेंडेंस। चलिए, ओलिगोपोली, अजम्पशंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इस बार यूजीसी ने क्या किया, क्वेश्चन आप देख रहे हो कि इजी क्वेश्चन है, इजी नहीं है क्वेश्चंस, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। अभी तो आपके पास टाइम है एनालिसिस करने का, लेकिन एग्जाम में आपके पास क्या होता है, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट होते हैं, ज्यादा नहीं, है ना, तब आंसर दे पाना और अभी आंसर एनालिसिस करना बहुत ज्यादा फर्क है, तब टाइम कम है, अभी तो टाइम ही टाइम है। नेक्स्ट, अभी देखते हैं, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बना लोगे, क्योंकि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, एसिमेट्रिक क्या होता है, हाफ या फिर आधी, आधी इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर वन साइड इन्फॉर्मेशन, एक ही पार्टी को इन्फॉर्मेशन है, दूसरी पार्टी को नहीं है। इन द लेमोन्स मार्केट, इसको हम लेमोन्स मार्केट ही बोलते हैं, जॉर्ज अकरलफ,
जॉर्ज एकरलफ ने एक थ्योरी दी थी 1980s के टाइम में, उसकी उसके लिए उनको एक नोबेल प्राइज मिला 2001 में। ठीक है, अब वो थ्योरी क्या थी? थ्योरी ऑफ लेमोन्स। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, ये लेमोन्स है ना, ये एक वर्ड यूज किया है उन्होंने, ठीक है, लेमोन्स फॉर सेलर्स। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सेलर्स है, लेमोन्स मीन सेलर्स। सेलर्स भी क्या है? सेकेंड हैंड गुड्स के सेलर्स। सेकेंड हैंड गुड्स, स्पेशली यहाँ पे कार मार्केट में जो सेकेंड हैंड गुड्स सेलर है उनको बोला है लेमोन्स, दैट इज मार्केट ऑफ लेमोन्स। ठीक है, अब ये लेमन्स क्या है? गुड भी है और बैड लेमोन्स भी है। बैड लेमोन्स वो हैं जो चीप क्वालिटी कारें बेच रहे हैं, और गुड लेमोन्स वो हैं जो हाई क्वालिटी कारें बेच रहे हैं। ठीक, अब इसमें होता ये है कि सेकेंड हैंड गुड्स ही बिक रहे हैं, लेमोन्स सेकेंड हैंड गुड्स ही बेच रहे हैं, एक हाई क्वालिटी, एक बेटर, एक लो क्वालिटी। जो हमेशा जो मार्केट में सेकेंड हैंड गुड्स की डिमांड रहती है वो डिपेंड करती है कि प्राइस क्या है उनका। हमेशा हमेशा बायर ये सोचेगा कि मुझे कम से कम प्राइस पे सेकेंड हैंड गुड्स मिले, क्योंकि माइंड में पहले ही सेट है कि इसकी क्वालिटी इंफीरियर है, इसकी क्वालिटी कम है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है? ग्रेजुअल फॉल्स ऑफ द एवरेज प्राइस। टाइम के साथ साथ जो इनका एवरेज प्राइस है ना गुड्स का, जो कार है इसका एवरेज प्राइस कम होता जाता है। ठीक है, एवरेज प्राइस ऑफ द कमोडिटी गोज डाउन बिकॉज कंज्यूमर थिंक्स इट इज इंफीरियर गुड्स। चाहे वहां सुपीरियर गुड्स भी होगा, नहीं, एक कार है, वो 10 साल चल गई, बेशक उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन कंज्यूमर को क्या लगेगा? इसमें फॉल्ट है। ठीक, वो उतना प्राइस नहीं देगा उसका, हमेशा उसका जो प्राइस की टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, एक बात तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। अब होता ये है, दो प्रोडक्ट है, एक गुड एक बैड। अब ये एक प्रोडक्ट है गुड, अच्छा प्रोडक्ट है, एक है बैड, दैट इज बैड प्रोडक्ट। अब होगा ये, जो गुड प्रोडक्ट है उसका प्राइस रहेगा ज्यादा, और जो बैड प्रोडक्ट है उसका प्राइस रहेगा कम। तो मार्केट में हमेशा कौन सी चीज बिकेगी? जिसका प्राइस कम है तो दोनों ही सेकंड हैंड है, बट एक अच्छी क्वालिटी का है, एक बेकार क्वालिटी का है। अगेन यहीं पे शुरू होता है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का खेल, जहां पे सेलर्स को तो पता है लेकिन बायर्स को उतनी नॉलेज नहीं है उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अगेन बायर्स क्या करता है? जो बैड क्वालिटी है इसको परचेज करता है कम प्राइस पे, है ना। अब मार्केट में आ गया बैड गुड्स, मार्केट से बाहर क्या हो गया? ये जो गुड प्रोडक्ट था ये तो शोरूम में ही रह गया, या फिर दुकान में ही रह गया, गैराज में ही रह गया, है ना। ये बाहर नहीं निकला, मार्केट में आ गया बैड गुड्स, बल्कि बैड गुड्स ने गुड जो था उसको बाहर कर दिया, दैट इज ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। ये भी सही है, ये बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट था, मार्केट से बाहर हो गया। ग्रेसम्स लॉ सुना है आपने? बैड मनी डिराइव आउट गुड मनी। जो बैड मनी है, फटे पुराने नोट्स है ना आपके, वो अच्छी मनी जो बिल्कुल नई नए नए नोट है इनको गायब कर देती है मार्केट से। क्यों? कहाँ गए वो नोट्स? वो नोट्स लोगों के जेब में है। पहले टेंडेंसी ये है ह्यूमन, जो फटा नोट है उसको मार्केट में चलाएंगे, है ना। दो नोट है 10-10 के, हमेशा उसको चलाओगे जो फटा हुआ है या फिर जो पुराना है, जो नया है उसको संभाल के रखोगे। तो ग्रेसम्स लॉ भी यही कहता है। ठीक, तो यहाँ भी वही, जो बेटर क्वालिटी है उसको विड्रॉ। नेक्स्ट, एडवर्स सिलेक्शन बाय वन ऑफ द पार्टीज। ये भी सही है, एडवर्स सिलेक्शन, आधी इंफॉर्मेशन हमेशा एक पार्टी में ही, या एडवर्स सिलेक्शन एक ही पार्टी में रहेगी। एक पार्टी अच्छे से जानता है, एक पार्टी अच्छे से नहीं जानता। ये होता है इंश्योरेंस कंपनी में भी। ठीक है, एक तो अच्छे से एनालिसिस अच्छे से जानता है, बट दूसरी या बायर कह लो, वो उतनी इंफॉर्मेशन नहीं रखता। ठीक, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। नहीं, इंफीरियर क्वालिटी विड्रॉल नहीं होता, इंफीरियर क्वालिटी तो मार्केट में चल रहा है। ठीक, वो तो मार्केट में है, विड्रॉ हुआ है मार्केट से कौन? बेटर क्वालिटी। तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी, ये इसका डी जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट है। आई होप कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का आएगा मार्केट ऑफ लेमोन्स तो आप इजिली कर लोगे उसको। ठीक है, इसमें एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, जो हमने पहले डिटेल में बताया ना, ये वही बातें हैं लिखी हुई। चलिए, तो ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ बेटर क्वालिटी, ठीक है, जो लो क्वालिटी है वो तो चल रहा है, लेकिन हाई क्वालिटी बाजार में नहीं है। सो ए बी सी ये करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कॉबवेब मॉडल से है। ठीक है, कॉबवेब मॉडल, इन अ मार्केट मॉडल अ लैग्ड सप्लाई फंक्शन। एक बार ध्यान दीजिएगा, जो कॉबवेब मॉडल है वो जो सप्लाई है, जो आज की सप्लाई है, ये डिपेंड करता है प्रीवियस प्राइजेस के ऊपर। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट,
जो डिमांड है आज का वो डिपेंड करता है, ठीक है, आज की, दैट इज पीटी, दैट मीन्स आज का प्राइस। सप्लाई में लैग रहता है, सप्लाई में लैग का मतलब आज का सप्लाई प्रीवियस प्राइस के ऊपर बेस्ड है, ये बात बिल्कुल श्योर है। अब सपोज करो कि एक पोटैटोज है, पोटैटो का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ इस बार, ठीक है, तो प्राइजेस बढ़ गए। तो अगर अभी प्राइजेस बढ़े हैं तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, या नेक्स्ट 6 महीने बाद क्या होगा, किसान जो है ज्यादा पोटैटोज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी प्राइजेस बढ़ा था, सबको लगेगा कि भैया पोटैटो उगाना बहुत बड़ी बात है। अगले टाइम में सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस डाउन हो जाएगा, है ना। तो जो प्राइस है वो डिपेंड करता है पिछले प्राइजेस के ऊपर, जो सप्लाई है पिछले प्राइजेस के ऊपर डिपेंड करता है, बल्कि डिमांड ये करंट प्राइस के ऊपर। तो यहीं पर लैग्ड, लैग मतलब पिछड़ा, सप्लाई फंक्शन लैगिंग बाय वन टाइम पीरियड, जो यहाँ पे डिस्कस किया हमने, द कन्वर्जेंस ऑफ द टाइम पाथ प्राइस टुवर्ड इक्विलिब्रियम। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है या फिर एक कन्वर्ज हो रहा है इक्विलिब्रियम की तरफ, है ना। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुटेबल हो सकता है। देखो, अब कन्वर्ज होने के लिए तीन आपने कन्वर्जेंट पढ़े, एक डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको हम कन्वर्जेंट बोलते हैं, एक डाइवर्जेंट बोलते हैं। सिर्फ दो ही बनाएंगे, जो एक है कन्वर्जेंट, एक है डाइवर्जेंट। सबसे पहले देखो कन्वर्जेंट जो पूछ रहा है ना, ये इक्विलिब्रियम की तरफ कन्वर्जेंट, ये होता क्या है। ये है आपका सप्लाई और ये है आपका डिमांड, ठीक है। कन्वर्ज कब होगा इक्विलिब्रियम की तरफ, पहले ये देखते हैं। अब इसमें ये पॉइंट है, ये स्लोप से, ये बात ध्यान रखिए, जो पूछा है क्वेश्चन में इलास्टिसिटी नहीं पूछा, स्लोप पूछा है, ठीक है। स्लोप और इलास्टिसिटी में फर्क है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्लोप, तो ये वाली जो स्लोप है, यहाँ बना के देख लेते हैं। अगर ये स्लोप, वैसे तो ये लेस इलास्टिक है, हम लोग लेस इलास्टिक सप्लाई पढ़ते हैं, लेकिन जब दैट इज इलास्टिसिटी में लेस इलास्टिक होगी, लेकिन जब हम स्लोप देखेंगे तो स्लोप में एब्सोल्यूट चेंज देखा जाता है। अब ये है हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज, दैट इज चेंज इन पी, और ये है हमारे पास चेंज इन क्यू। और जो स्लोप है, स्लोप भी हमें यही बताती है, नेगेटिव प्लस माइनस, एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहे हैं तो प्लस माइनस हटा दो, सिर्फ ये बनता है हमारा चेंज इन पी बाय चेंज इन क्यू, ठीक है। अब इसमें देखो, चेंज इन पी, पी में ज्यादा चेंज आ रहा है, मतलब पी में सपोज करो कि 6 का चेंज आ रहा है, और चेंज इन क्यू में सिर्फ 3 का चेंज आ रहा है, तो 6/3 दैट इज 2, मतलब मोर, ज्यादा। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है, डिमांड तो इलास्टिक है, मतलब एक जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही सप्लाई में भी, क्वांटिटी सप्लाई में भी चेंज आ रहा है, लगभग लगभग जितना प्राइस में चेंज है उतना ही क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज है, लगभग। बट इस केस में क्या है, इस केस में प्राइस में चेंज ज्यादा है और क्वांटिटी में चेंज कम है, ठीक। तो ये स्लोप, अगर हम बात करें, इलास्टिसिटी की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं स्लोप की। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं स्लोप ऑफ सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ डिमांड, ठीक। अब अगर हमारी स्लोप इस टाइप की रही तो क्या होगा, ठीक है, अगर हमारी स्लोप ऐसी रहती है, अब सपोज करो ये कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। नेक्स्ट, अब होता यह है कि नेक्स्ट टाइम पीरियड में कुछ इकोनॉमी में ये तो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में बहुत बढ़िया बात है, सब कुछ डिमांड और सप्लाई इक्वल है। अब होता यह है कि सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, कुछ कैलेमिटीज आ जाती हैं, कुछ नेचुरल, कुछ ऐसी अर्थक्वेक्स है, सुनामी है, वो आ जाती है, तो जिसकी वजह से प्राइजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्राइजेस बढ़ने से हमेशा होता ही है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं। इसमें प्राइजेस बढ़ने पे हमेशा सेलर क्या सोचते हैं कि ज्यादा सप्लाई करे, ठीक है, ज्यादा सप्लाई करें, और ज्यादा सप्लाई करेंगे अगेन नेक्स्ट पीरियड, फिर से प्राइजेस कम हो जाएंगे, ठीक है, प्राइजेस कम हो जाएंगे। तो ये वाला जो ये ट्रेंड है, ये इक्विलिब्रियम की तरफ कन्वर्ज होता जाएगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे रिस्टोर हो गया लास्ट में। तो वही पूछ रहा है ये कि इक्विलिब्रियम पे कन्वर्ज कब होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में कन्वर्ज तब होता है the slope of supply function is more than slope of demand function। ये जो स्लोप ऑफ सप्लाई है ना, वैसे तो ये लेस इलास्टिक दिख रही है, बट जब हम एक्चुअल सेंस में देखेंगे हम लोग, तो सप्लाई, दैट इज स्लोप ऑफ सप्लाई, ठीक है, अप्रोक्स 2 की वैल्यू है। और अगर हम लोग यहाँ पे ये डिमांड को देखेंगे, तो डिमांड में जितना आपका चेंज प्राइस का है उतना ही चेंज क्वांटिटी का है, ठीक है। तो इसको मान सकते हैं 1। तो स्लोप डिमांड की 1 और सप्लाई की 2, तो यही बोल सकते हैं सप्लाई की स्लोप ज्यादा और डिमांड की स्लोप कम, ठीक। तो ये कन्वर्ज होगा इक्विलिब्रियम की तरफ, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर डाइवर्जेंट होता तो क्या होता।
अगर डाइवर्जेंट होता तो ये जो सप्लाई स्लोप है ना, ये जिसको हम बोलते हैं मोर इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई तो इलास्टिक है, बट अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप की बात करेंगे, देखो ये एब्सोल्यूट चेंज बताता है, तो चेंज इन क्यू ज्यादा है और चेंज इन पी कम है। सपोज करो कि चेंज इन क्यू 6 का है और चेंज इन पी 3 का है, ठीक, सो दैट इज चेंज इन पी बाय चेंज इन क्यू दैट इज 6, तो ये 0.5। अब दूसरा केस ये बनता है जहां स्लोप ऑफ सप्लाई, ठीक, अब ये सपोज करो ये डिमांड और वो सप्लाई, अब उस केस में क्या है, डिमांड स्लोप ज्यादा और डिमांड का स्लोप ज्यादा और सप्लाई का स्लोप कम हो, तब ये डाइवर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट कैसे होगा, ये देखो कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे जो प्राइजेस का मूवमेंट होगा वो आपका बाहर की तरफ मूव करेगा, इक्विलिब्रियम से बाहर की तरफ, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम से बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक, इक्विलिब्रियम से बाहर की तरफ कैसे, आगे भी देखते हैं। तो राइट आंसर इसमें ये वाला है, स्लोप ऑफ सप्लाई इज मोर देन स्लोप ऑफ डिमांड, बट यूजीसी ने क्या किया, इसको सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट माना है। ठीक है, आगे देखते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। जहां पे स्लोप इक्वल है तो वहां तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, वहां तो आपका कोई इशू नहीं है, ठीक, इक्वल्स है और ऑसिलेशंस वहां पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे आपको ना डाइवर्जेंट है ना कन्वर्जेंट है, जिसको हम बोलते हैं प्रीपिचुअल साइकिल्स। ठीक, अब ये देखो ये है आपका स्लोप्स, ठीक, स्लोप और इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी बताता है परसेंटेज चेंज, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यह डिमांड या सप्लाई जो भी है, दोनों का जब हम अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं, सो स्लोप एब्सोल्यूट चेंज बताता है, एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस, एब्सोल्यूट चेंज इन क्वांटिटी। चलिए अब ये इसको देख लीजिए, ठीक है, ये वाला केस कॉन्टिन्यूस तो समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बराबर का चेंज होगा, यहां पे समझने की है। अगर आपको ये स्लोप, ठीक है, ये स्लोप सप्लाई की स्लोप ज्यादा मिलेगी, एक बार फिर से ध्यान, ये इलास्टिसिटी नहीं है, ये स्लोप है, ठीक है, अगर सप्लाई की स्लोप अगर आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है, दैट मीन्स ये आपको थोड़ा लेस इलास्टिक टाइप का दिखेगा, ठीक, एज कंपेयर टू डिमांड। तो ये है आपका कन्वर्जेंट, यहाँ पे जो इकोनॉमी को देखो ये कन्वर्ज होता जाएगा, ये अंदर की तरफ मूव करेगा, और ये वाला कन्वर्जेंट देखो ये बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ये आपका बाहर की तरफ जाएगा, बस इतना देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, आगे बढ़ते हैं क्योंकि कॉबवेब मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट, रीड द एग्जांपल्स गिवन बिलो, फाइंड आउट द करेक्ट चॉइसेस ऑफ कंपेटिबल अमंग द ऑल्टरनेटिव्स। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहचानना है कि वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हाँ जी, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ अ प्रोफेसर असाइंस ओनली लेटर्स ग्रेड्स टू एन एग्जाम, एक प्रोफेसर ने एग्जाम में लेटर ग्रेड असाइन किए डिफरेंट स्टूडेंट्स को, और वो जानता है, वी नो दैट स्टूडेंट्स हु रिसीव ग्रेड ए, जिसने ए ग्रेड लिया, वो ए ग्रेड वाला बच्चा क्या है, इट डिड बेटर देन स्टूडेंट हु रिसीव ग्रेड बी। ए जिसने लिया वो अल्टीमेटली हो गया बी से अच्छा। नेक्स्ट, बट वी कैन नॉट से हाउ मच बेटर फ्रॉम द ऑर्डिनल स्केल, एक ऑर्डिनल स्केल यहां यूज कर दिया। हाँ जी, ऑर्डिनल मीन्स विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बल्कि मार्शल क्या कहता है, कार्डिनल यूटिलिटी, मेजर्स हम लोग कर सकते हैं कार्डिनल में 1 2 3 4। तो एक चीज ऑप्शन तो यहां से गया, मार्शल एनालिसिस तो गया और स्लस्की सब्स्टिट्यूशन गया। हाँ जी, अब कंपटीशन किसमें, रिवील्ड प्रेफरेंस में और इंडिफरेंस कर्व में, ठीक, ये दोनों ही, इंडिफरेंस कर्व भी हमें बताता है कि ए मोर देन बी, बी मोर देन सी, ठीक है, ये प्रेफर्ड की आपके पास एक कंसिस्टेंसी क्या है। तो इसमें क्या होता है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में वो एक पॉइंट को अगर चूज कर लेता है तो बाकी सब उसके लिए इंफीरियर हो जाते हैं। सपोज करो ये ए पॉइंट चूज किया तो ये बाकी बी और सी, बी और सी उसके लिए इंफीरियर हो गए, ये सुपीरियर पॉइंट हो गया ए, ठीक है, अगर वो बाकी जो 2 पॉइंट है वो उसके लिए इंफीरियर है, अगर वो सी चूज कर रहा है तो वो उसके लिए सुपीरियर है, बाकी अदर इंफीरियर हो गए, ठीक, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अब ये कह रहा है उसमें, nor can we tell whether the difference is preference between A and B student and C student, बट जो डिफरेंस है कह रहा है, जो प्रेफरेंस है कह रहा है, हम लोग उसमें नहीं बता सकते, ठीक है, प्रेफरेंस को एग्जैक्ट में कह रहा है, न ही हम यह बता सकते हैं कि ए छात्र और बी छात्र और सी छात्र के बीच वरीयता में क्या अंतर है, ठीक है, अंतर नहीं बता सकते, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है ये नहीं बता सकते, कह रहे अंतर नहीं बता सकते।
तो यहीं ये रिवील्ड प्रेफरेंस से अब चेंज हो गया, ये बन गया हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जहां पे आप ऑर्डिनल स्केल में माप सकते हो कि ये बेटर है, ये कॉम्बिनेशन से ये बेटर है, बट हाँ ऑल पॉइंट्स या ऑल कॉम्बिनेशन गिव यू इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक, तो इसमें सिर्फ इसकी वजह से नॉर कैन बी टेल वेदर द डिफरेंस इन प्रेफरेंस बिटवीन ए बी एंड सी, हम लोग बता ही नहीं पा रहे। ठीक है, हम लोग प्रेफर ही नहीं कर पा रहे कि ए बी और सी में क्या वरीयता, मतलब डिफरेंस क्या है, या फिर हमें इसमें होता है कंसिस्टेंसी, आपने ए चूज कर लिया, बाकी दो आपके लिए इंफीरियर हो गए, तो इस इन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क था बस। ठीक, तो रिवील्ड प्रेफरेंस की जगह यहां पर राइट आंसर है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। चलिए, तो एलिमिनेशन मेथड में दो ऑप्शन तो आपके हमेशा, एक दो ऑप्शन तो हमेशा जाएंगे ही जाएंगे, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब क्यों नहीं है, क्यों है, ये सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट है और उनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं ये देखना है। ठीक है, प्राइस लीडरशिप इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी इज अ नैश इक्विलिब्रियम, ये चारों जो है ना, चारों स्टेटमेंट पूछा है कि नैश इक्विलिब्रियम है या नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम होता है कि अगर ये सब डिओपोली में ही यूज होता है, मतलब जहां पे एक फॉर्म्स, नैश इक्विलिब्रियम डिओपोली में तो है ही है, बाकी में अगर एक फॉर्म्स प्राइस सेट करता है या आउटपुट सेट करता है, उसका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम। मतलब आप अपना डिसीजन यूनिलेटरल नहीं ले सकते, आप अपना डिसीजन, ठीक है, आप खुद ही नहीं ले सकते, आपको स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी अदर जो आपका अपोनेंट है उसकी भी। ठीक, चलिए अब एक एक करके स्टडी करते हैं। चलिए एक बार थ्योरेटिकल भी समझ लेते हैं नैश इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, नैश इक्विलिब्रियम जब दो या उससे ज्यादा फर्म्स कोऑपरेट नहीं कर रही है, आपस में कॉम्पीट कर रही है, तो वो नैश इक्विलिब्रियम है। ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव इसको हम बोलते हैं। सो नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स में बस ये देख लीजिए मेन, जहां पे वो नॉन कॉपरेट है वो नैश इक्विलिब्रियम है, जहां पे कॉम्पीट कर रहे हैं वो, ठीक है, एक दूसरे को कॉपरेट नहीं कर रहे, वो नैश इक्विलिब्रियम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। नंबर 1 है प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप क्या होता है? एक फर्म से लीडर होता है, उसने प्राइस सेट किया, जो उसके फॉलोअर्स हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं प्राइस को। ठीक, बट इसमें ये नहीं होता कि जैसे इसमें एक फर्म से ने, जो प्राइस लीडर है उसने 200 प्राइस सेट कर दिया, तो आगे जितने भी हैं आपके फॉलोअर्स, ठीक है, ए बी सी, जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स है, डजेंट मीन कि वो 200 रुपीज ही फॉलो करेंगे। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये अपनी प्राइस स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हैं। ठीक है, ये प्राइस को यहाँ से कम भी कर सकते हैं या ऐसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्राइस कर सकते हैं। ठीक, तो प्राइस लीडरशिप में भी नैश इक्विलिब्रियम होता है, बट हाँ ज्यादा लेवल पे नहीं, थोड़ा बहुत लेवल पे होता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, प्राइस लीडरशिप। क्योंकि एक फर्म तो प्राइस सेट कर रहा है, जो अदर फर्म्स है वो प्राइस को रिसीव कर रहा है, बट अपनी प्राइस स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, बार्टेंड इक्विलिब्रियम। बार्टेंड इक्विलिब्रियम में तो श्योर है कि वो प्राइस पूरा नैश इक्विलिब्रियम अप्लाई होता है, प्राइस सेट करता है एक फर्म्स। ठीक है, अब ये भी देखता है कि दूसरा फर्म्स का प्राइस क्या है या उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो ये भी करेक्ट है। स्टेकलबर्ग मॉडल, इसमें भी मेन चीज आउटपुट का है और इंटरडिपेंडेंस है फर्म्स, ये भी सही है। मोनोपोली, हाँ जी, कितने सेलर्स? एक सेलर है, तो वो क्या नैश इक्विलिब्रियम करेगा, क्या कॉम्पीट करेगा, है ना, तो ये नहीं है, ये नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि मोनोपोली एक ही सेलर है। नेक्स्ट, कुर्नो का मॉडल्स, कुर्नो के मॉडल में प्योरली अप्लाई होता है नैश इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये कॉम्पीट करते हैं आउटपुट से। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी और ई, ए बी सी और ई, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया जहां पे नैश इक्विलिब्रियम अप्लाई हो रहा है। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वही है नैश इक्विलिब्रियम। ठीक, क्यों अप्लाई हुआ है जो हमने डिस्कस किया वही है, एक एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बूस्टअप, कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। देखो, वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, 1944 में गेम थ्योरी इन्होंने दी थी, दैट इज
गेम थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। तो ये हो गया सेकंड। नेक्स्ट, एक्सेलरोड। एक्सेलरोड की थ्योरी है टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, या फिर जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट, आपका मूव, ठीक है, जो दूसरा है जैसा आप करोगे वैसे ही वो भी करेगा, ठीक है। फर्स्ट में वो कॉपरेट करेंगे आपस में, लेकिन सेकंड मूव जो होगा जैसा आप करोगे वैसे ही अगला भी वैसे ही करेगा, ठीक। नेक्स्ट, टेक्टलबर्ग लीडरशिप, इसमें आउटपुट और ये है नैश इक्विलिब्रियम पे बेस्ड, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड। सिंगल शॉट गेम। सिंगल शॉट गेम ये है कि अगर आप प्राइस और आउटपुट डिसीजन ले रहे हो साइमल्टेनियस, ठीक है, साथ साथ ही कॉम्पीट कर रहे हो एक दूसरे को या साथ साथ डिसीजन ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं चीटिंग या फिर सिंगल शॉट गेम। सो दैट इज फोर्थ। सेट इट 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। अगेन स्क्रीनशॉट, टिट फॉर टैट थ्योरी, एक्सेलरोड। अब इसमें नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कौन सी थ्योरी किसने दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ टेंजेंसी पॉइंट बिटवीन द नॉन लीनियर आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट आइडेंटिफाइज। हाँ जी, पहले समझते हैं कि ये भाई आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट है क्या। देखो इसमें कह रहा है कि नॉन लीनियर आइसोक्वांट, नॉन लीनियर मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये हो गया आइसोक्वांट, ठीक है, आइसोक्वांट। आइसो मतलब सेम, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटीज, मतलब दो, हमने एक कैपिटल यूज किया, लेबर यूज किया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ऐसे कॉम्बिनेशन मिले जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। जैसे आइसो, जैसे हम लोग करते हैं इंडिफरेंस कर्व, डिफरेंट पॉइंट गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बस ये भी वैसे ही है। तो ये कह रहा है कि टेंजेंसी पॉइंट नॉन लीनियर आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट। आइसोकॉस्ट ये है इसका मिनिमम पॉइंट, और यहाँ पे एक लाइन जाती है इसको हम बोलते हैं आइसो कॉस्ट। आइसो कॉस्ट भी वही है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन, दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन, कैपिटल और लेबर का, जिसमें लगभग लगभग सेम कॉस्ट आए, ठीक है। आइसो मतलब सेम कॉस्ट। तो ये वाला पॉइंट क्या शो करता है, ये वाला हमेशा आपने देखा होगा ऑप्टिमम पॉइंट ही शो करता है ना। तो राइट आंसर की तरफ ही चलते हैं, यहां से आपको राइट आंसर मिल जाएगा। द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंसी वेयर अ फर्म्स कैन प्रोड्यूस डिराइव्ड आउटपुट एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपने देखा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी तो यही बनता है, उस केस में ये बन जाता है प्राइस लाइन, और ये बन जाता है आईसी, सब वही चीज है, ठीक है। वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जहां उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे बाकी और ऑप्शन कहीं भी नहीं है, ठीक है। जो ऑप्शन बनता है सही, दैट इज ये वाला पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, दैट इज फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एक बार इसमें भी देख लीजिए, दैट इज लोवेस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस इनपुट किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक, दैट मीन्स टेंजेंसी पॉइंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अगेन लास्ट क्वेश्चन में क्या है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए, दैट मीन्स वहीं आपका हौसला बढ़ा। चलिए अब इसमें बोल रहा है एक्सटर्नैलिटीज के ऊपर। हाँ जी, एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है, इकोनॉमिक, हमारे इकोनॉमिक एक्शंस दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली नेगेटिवली। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, दोनों में हो सकते हैं। सपोज करो कि आप राइडिंग अ नॉइजी मोटरसाइकिल एट मिडनाइट, रात के 12 बजे मोटरसाइकिल चला रहे हो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंजप्शन तो कर रहे हो, ठीक है, बाइक यूज कर रहे हो, बट कंजप्शन में ही आप नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर दे रहे हो। इट इज कंजप्शन, बट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है। हनी कल्टीवेशन नियर फ्लावर गार्डन, हाँ जी, फ्लावर गार्डन है और वहां पे हनी कल्टीवेशन कर रहे हो, तो इससे क्या हो, सुगंधित हो रहा है वातावरण, है ना। कल्टीवेशन क्या है, प्रोडक्शन है, तो यहाँ भी प्रोडक्शन है, बट प्रोडक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहा है। एक्सटर्नैलिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन बी इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन और प्रोडक्शन, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, पेपर मिल डंपिंग वेस्ट इनटू रिवर, अब ये भी प्रोडक्शन है, हाँ जी, किस टाइप का, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, रिवर गंदी, रिवर को गंदा कर रहा है। नेक्स्ट है सैनिटाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड, आपका घर सैनिटाइज है, तो इससे क्या होगा, जो पड़ोसी है ना आपका, उसको ही फायदा हो रहा है, मतलब कि आप कंजप्शन तो कर रहे हो, बट इट क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, तो ये कंजप्शन है,
बट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहा है। बस ये क्वेश्चन जो है सभी का सही हुआ होगा, ठीक है, इसमें गलत होने के कोई चांस नहीं है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजप्शन, कंजप्शन कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी दैट इज कंजप्शन फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ हो गया। नेक्स्ट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज सेकंड, सेकंड हो गया। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजप्शन, हाँ जी फर्स्ट हो गया, और हमारे पास बचा क्या, दैट इज थर्ड, दैट इज 4213, 4213 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अब एक्सटर्नैलिटीज के बारे में भी कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वही चीज है जो हमने डिस्कस की है अभी। हाँ, एक क्वेश्चन और ऐड हो गया, 12 क्वेश्चन है टोटल, 11 की जगह नहीं 12 क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन और है, अब इसमें भी क्या है, क्रोनोलॉजी। हाँ जी, कहाँ है क्रोनोलॉजी, अरेंज द फॉलोइंग अर्लीस्ट टू प्रेजेंट, ठीक। अब इसमें डेट हमें बहुत जरूरी चाहिए। कुछ कुछ तो ये देखो, जैसे नैश है, ये अब बार बार पूछता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो जॉन मनायड स्मिथ है ना, ये जॉन मनायड केंज नहीं है, जॉन मनायड स्मिथ है, ये सब गेम थ्योरी की इकोनॉमिस्ट हैं, गेम थ्योरी से, ठीक है। अब इनके एक बार जो डेट है वो डिस्कस कर लेते हैं, या फिर सीधा आंसर के ऊपर ही चलते हैं, ठीक है। नैश 1951 की थ्योरी, वन न्यूमैन ऑस्कर अभी डिस्कस किया था 1944 की थ्योरी, एक्सेलरोड 1970s की थ्योरी, और पॉल मिलग्रोम 1982, जॉन मनायड स्मिथ, ठीक है, 1982। अब ये मिस्टेक नहीं है, जॉन मनायड केज नहीं है, जॉन मनायड स्मिथ ही है, ठीक है। अब इसने नाम देखो, नाम में ही घपला है भाई साहब इसके। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, क्रोनोलॉजी सेट करते हैं। सबसे पुरानी जो थ्योरी है बी, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है ए, नेक्स्ट थ्योरी बन जाती है 1970 सी, ठीक है। अब ये 82 ये क्लैश कर रहे हैं, तो हालांकि ये हो सकता है कि ईयर में कोई मई में आया हो, कोई जून में थ्योरी आई हो, तो यहां तक देखते हैं बी ए सी, बी ए सी, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहां से करेक्ट है, दैट इज बी ए सी, ठीक। चलिए इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए, ये कुछ टेक्निकल चीजें, आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलिए, तो राइट आंसर है हमारा 4, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो टोटल हमने हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 12 क्वेश्चन डिस्कस किए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से थे। अब हम नेक्स्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से टोटल 17 क्वेश्चन बनेंगे, बट इसमें से कुछ क्वेश्चन जाएंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, लेकिन प्योरली यहाँ से मैक्रो इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आए, 17, ठीक है, 16 टू 17 हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिटेल एनालिसिस के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।